बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज जो फैसला आया, इस फैसले के बाद क्या नज़रसानी अपील का हक है, और अगर है तो क्या कोई भी एक मुतासरा शख्सियत नज़रसानी के लिए अपील कर सकती है, या फिर उसके लिए वजारत कानून अपील का हक रखती है, या फिर हुकूमत पाकिस्तान अपील का हक रखती है? अब अपील का हक अगर मिलता है तो उसमें कौन कौन से मंदरजात मजीद जेर बहस आएंगे? इसी के ऊपर बात करने के लिए माहिर कानून याहिया फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। याहिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। याहिया साहब, आज नैब तरामीम के बाद मुख्तलिफ अदवार के अंदर जिस तरीके से करप्शन होती रही, केसेस जो हैं वो दूसरे कुछ फॉरम्स को मुंतकिल कर दिए गए और कुछ केसेस मुकम्मल तौर पे बंद हो गए। अब इस फैसले के बाद क्या किसी के पास अपील का हक मौजूद है, और अगर कोई अपील करना चाहता है तो वो कौन करेगा? देखिए, रिव्यू की पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, लेकिन उस बात पे मैं बाद में आता हूँ। पहले थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज का जो फैसला है, देखिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ऑल अक्रॉस होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो राय इस बात पे ज़रूर थी कि अकाउंटेबिलिटी के जो आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, उसकी जो मिस यूज़ ऑफ पावर और जो उनके रेफरेंसेस फाइल जो वो करते थे और जितने वो वीक रेफरेंसेस होते थे, इसके ऊपर दो राय थी। और ये जो राय थी, ये इसके अंदर सुपीरियर कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये राय रखता था। अगर आप ख्वाजा साद रफ़ीक की जजमेंट देखें, जस्टिस मकबूल बाकर की, तो वो इट्स अ लेंथी जजमेंट इन विच ही हैज क्रिटिसाइज्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ नैब फॉर इट्स मिसयूज ऑफ पावर एंड इट्स आर्बिट्रेरी एक्शंस। तो ये एक इसका इस नैब अमेंडमेंट्स का एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, दूसरा ये कि ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन थी। आपके पास एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सूबों में है, आपकी गवर्नमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपका फेडरल लेवल पे है, FIA उसके अंडर उसको देखता है, SACP आपके कॉर्पोरेट क्राइम्स को देखती है, FBR आपके टैक्स एवेजन को देखती है, कस्टम्स आपके कस्टम रिलेटेड चीज़ों को देखती है। लेकिन नैब का इसके ऊपर एक ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन था, जो बहुत बार अदालतों के अंदर उसके ऊपर सवाल उठता था और बेल्स भी होती थी और एक्विटल भी इसी ग्राउंड पे होता था। साथ साथ ये है कि वीक रेफरेंसेस फाइल होते थे, क्योंकि मॉनेटरी गेन का क्वेश्चन आ जाता था, क्योंकि इसी रेफरेंस के अंदर भी मॉनेटरी गेन आप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। ये ना भी बहुत मुश्किल काम है, वाइट कॉलर क्राइम कोई आसान नहीं है, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा थे। अगर आप कुछ साल पुरानी बात याद करें तो आपकी पूरी स्टेट मशीनरी कोलैप्स कर गई थी कंप्लीटली। ब्यूरोक्रेट्स फाइलों पे साइन नहीं करते थे इस डर के मारे कि नैब बैठ जाएगी। तो ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट था जिसके ऊपर ये डिबेट शुरू हुई थी कि नैब के लॉ को आप स्ट्रीमलाइन करें, नैब के लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आए, रिफॉर्म करें, नैब को एफिशिएंट बनाने के लिए, नैब को टूथलेस बॉडी बनाने के लिए नहीं, बट एफिशिएंट बनाने के लिए। एफिशिएंसी के लिए देखिए बहुत जरूरी है आप पावर्स को डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब यह है कि आपकी जो बाकी दीगर अदारे हैं, आपने उनको पावरफुल करना है जो एक्सपर्ट फील्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेट क्राइम का केस है तो आपको SACP को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि SACP इज द राइट फोरम फॉर दिस होल थिंग। तो देखिए, ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट था, इसके ऊपर एक कंसेंसस हुआ सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, और PTI की या फरीद साहब, आपने कहा कि तमाम सियासी जमातों का इस पर इत्तेफाक हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, जब ये बिल पास हुआ तो टोटल 27 लोग उस हाल में बैठे थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर। सर ये जो नैब की अमेंडमेंट्स का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो ये PTI की गवर्नमेंट के अंडर ही शुरू हुआ था। इस बात से भी शायद आप इत्तेफाक करें कि ये मुझे इसी तरह याद है, उस बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन जब ये बिल पास हुआ तो PTI जी, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि जब बिल के सूरत में ये अमेंडमेंट्स हुई तो उस वक्त PTI का स्टांस डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन PTI जो थी वो बहुत बार ये कह चुकी थी कि हम वो भी नैब के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते थे, क्योंकि वो भी कोई नैब से बहुत खुश नहीं थे। नैब की और PTI के जो चेयरमैन है, उन्होंने तो बल्कि आफ्टर हिज गवर्नमेंट नैब पे अटैक भी किया। तो एक कंसेंसस इस बात पे तो हाँ सर, इस बात के ऊपर तो मुख्तलिफ अदवार में बातें होती रही हैं कि नैब अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता रहा है, और उसने एक पैराए के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स को ज़दोकूब भी किया था। बुनियाद बनाई गई थी सरमायाकारी के हवाले से, ताजर बरादरी के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के काम के हवाले से। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि नैब तरामीम के बाद उन लोगों को कुछ इख्तियार मिला, या नैब तरामीम के बाद सियासतदान अपने केसेस भुगतवा बैठे?
देखिए नैब की तरमीम में ये तो कहीं नहीं लिखा कि केसेस सारे बंद कर देने हैं, कि कोई भी और प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी जो है वो उन केसेस को नहीं सुनेगी। नैब के कानून में तो सिर्फ ये कहा गया कि एक कैप लगा देते हैं ताकि मेगा करप्शन केसेस जो है वो नैब देखे, और रादर देन ये है कि नैब एक पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन बन जाए कि जिसके अंदर मॉनेटरी गेन का केस भी ना हो तो नैब उस केस को प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे। और उससे क्या होता है, उससे आपके सूबों के जो अदारे और FIA उसकी जुरिसडिक्शन ओवरलैप करती है। तो आपने अगर या तो आप बाकी अदारे सारे बंद कर दें, और यूके में जैसे NCA इज द ओनली अथॉरिटी दैट प्रोसिक्यूट्स क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, तो आप नैब को एक बना देते। लेकिन आपने सूबों में भी अदारे बनाए हुए हैं, आपने सारी रेगुलेटरी बॉडीज को भी पावर दी हुई है, और फिर साथ आपने नैब को भी कह दिया कि आप जो करना चाहते हैं आप कर ले। तो प्रॉब्लम तो थी, प्रॉब्लम तो उससे आ रही थी। तो इसी वजह से ये नैब की अमेंडमेंट्स के ऊपर सवाल आया था। प्रॉब्लम आज की जो है, आज के फैसले की जो प्रॉब्लम है वो ये है, एक तो टाइमिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। चीफ जस्टिस जो है उनके आखिरी दिन थे। ये फैसला अगर तो नए चीफ जस्टिस करते तो बेहतर रहता, बिकॉज उन चीफ जस्टिस के सामने फिर ये एक मेरिट्स डिस्कस कर सकते थे। प्लस 18 सितंबर को प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट भी उनके सामने अभी आएगा, और उसको डिसाइड करना भी ज़रूरी है, बिकॉज एज पर द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट सुओ मोटो केस या 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स है वो 5 रुकनी बेंच ने सुननी है, 3 रुकनी बेंच ने नहीं सुननी। तो अगर तो 18 सितंबर को वो ऑर्डर सस्पेंड वो बहाल हो जाता है, मतलब लॉ बहाल हो जाता है, तो ये तो जो नैब का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो वैसे ही स्टैंड नहीं करेगा। तो ये बहुत से फैसले थे जिसके ऊपर जुडिशियल रिस्ट्रेंट अगर तो फिर क्या करना चाहिए, दिखा देते तो बेहतर होता। या फिर क्या करना चाहिए? हमें अदारों को ख़त्म करके इजाज़त दे देनी चाहिए, जो जितनी लूटमार कर सकता है वो लूटमार करे। आपने कहा कि नैब के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत से अदारे हैं जो इसको पकड़ सकते हैं। मुझे बताएं, जो आज ज़हीरा अंदोज़, आज डॉलर माफिया पकड़े गए हैं, ये उन्हीं इदारों ने पकड़े हैं जो इदारे पहले भी थे। पहले उनमें से कभी किसी ने पकड़ा नहीं था, अब पकड़े जा रहे हैं इसलिए कि अब डंडा ठीक है। तो जब अदारे ही काम नहीं करते तो फिर हमें कानून ऐसे बना देना चाहिए कि आज़ादी दे देनी चाहिए कि जाओ भाई लूटो मारो जो मर्ज़ी करो। अब मुझे बताएं, एक वज़ीर आज़म को या एक वज़ीर आज़म के चहेते को या एक वज़ीर को क्या पाकिस्तान का कोई अदारा जो है वो कर सकता है उसकी इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इस बात पे मैं अगेन आपको फिर कहूँगा कि इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ऐसी आज के फैसले से क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी? क्या आज के फैसले से हमारे रेफरेंसेस तगड़े बनना शुरू हो जाएंगे? क्या आज के फैसले के बाद बेल्स नहीं मिलेंगी, एक्विटल्स नहीं होंगे? तो क्या आज के फैसले से सिर्फ केस बहाल हो गया, कन्विक्शन होगी, कंक्लूजन होगा, केस चलेगा? देखिए, उस सब के लिए आपको नैब की अमेंडमेंट्स करना ज़रूरी है। अगर आप ये जो नैब की अमेंडमेंट्स थी, ये तो हायर कोर्ट्स खुद अपने बेल के ऑर्डर्स में कहती थी कि नैब मॉनेटरी गेन शो नहीं कर पाया। तो इस तरह के सवालात का आप किस तरह जवाब देंगे अगर आप अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे? फिर बर्डन ऑन प्रोसिक्यूशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि देखिए क्रिमिनल लॉ का तो कॉन्सेप्ट है कि प्रोसिक्यूशन पे हमेशा बर्डन होती है कि उन्होंने प्रूव करना है एविडेंस के थ्रू कि करप्शन हुई है। लेकिन नैब का एक स्पेशल केस था और स्पेशल कानून था कि बर्डन जो थी वो भी विक्टिम के ऊपर थी, और फिर विक्टिम 1 साल जेल में भी रहता था और फिर उसको बेल भी मिल जाती थी और एक्विटल भी होता था। तो प्रॉब्लम्स थी, और इसी प्रॉब्लम्स को लेकर ये एक कंसेंसस था, और इस कंसेंसस में पीटीआई का मे बी एंड में जब बिल प्रपोज हुआ कंसेंसस नहीं रहा होगा, लेकिन एक जनरल सोसाइटी का कंसेंसस था। उसमें मीडिया भी आती है, उसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, उसमें लॉयर्स आते हैं। बारे सबूत के हवाले से दोबारा ये बातें होती रही हैं कि बारे सबूत उस शख्स पे नहीं होना चाहिए जिस पे इल्जाम लगा हुआ है। बारे सबूत जिसने इल्जाम लगाया है वो खुद उसको जस्टिफाई करे कि इसके ऊपर बार किया है। लेकिन आप समझते हैं कि हम बात इस पे कर रहे हैं कि ये तरामीम करने के बाद क्या ये केसेस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुंतकिल हुए या सिर्फ नैब की सिफारिश के ऊपर बंद हो गए? हम बात इस पे कर रहे हैं, ज्यादातर केसेस नैब की सिफारिश पे बंद हुए, वो एंटी करप्शन FIA या दीगर मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल नहीं हुए। देखिए, तो पीटीआई को फिर चाहिए था ना पिटीशन इस बात पे फाइल करते ना कि नैब की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंडर इनको प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी को केसेस को खोलना चाहिए। तो इस बात पे पिटीशन फाइल हो जाती, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला कर देता, सारी पार्टीज भी इसमें रजामंद होती, और आज मैं और आप भी ना बैठे होते इसको डिस्कस करने के लिए, बिकॉज वो तो एक बहुत जेन्युइन प्रेयर होती सुप्रीम कोर्ट को कि लग ये रहा है कि इस अमेंडमेंट्स
का मकसद ये है कि केसेस को बंद करना, लेकिन अमेंडमेंट्स के अंदर कहीं ये नहीं लिखा था कि केसेस बंद हो। लिखा यह था कि जो राइट फोरम है, जो राइट प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है, उसके पास जाए। और उसकी मैं आपको रीजंस बता दूं। देखिए, शुगर कमीशन बैठा दी FIA और सारे अदारों ने। SCCP जो है वो उसके साथ इन लाइन ही नहीं था। आपके जो शहबाज शरीफ का केस है 14 बिलियन बेनामी अकाउंट्स वाला, उस पर NAB का भी एक रेफरेंस फाइल हुआ है, FIA भी उसको प्रोसिक्यूट कर रही थी। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस और ओवरलैपिंग प्रोसिक्यूशंस का प्रॉब्लम था। तो एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में तो फिर इस ग्राउंड पे फाइल होनी चाहिए थी कि आपने प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज ने केस क्यों नहीं उठाया, रादर देन इस बात पर कि आप वापस वही चीज कर दें जो 10 साल पहले थी, जिसके ऊपर इतनी बड़ी डिबेट हुई, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, और आज पाकिस्तान वही 10 साल पहले वापस पहुंच गया है। वही NAB का अदारा है, वही रेफरेंसेस फाइल होंगे और नतीजे भी वही आएंगे। आपका खर्चा, आपको पता है 3 साल के अंदर NAB ने 18 बिलियन लगा दिया करप्शन को साबित करने के लिए। एक भी ठेंगे की करप्शन साबित नहीं हुई। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लॉसेस बनकर बैठा हुआ है। तो आपको NAB को स्ट्रीमलाइन करना है, NAB को आपको ठीक करना होगा NAB को। वरना अगर आप NAB नहीं ठीक कर सकते, आप डिसेंट्रलाइज करें और आप बाकी अपने जो NAB के अलावा दीगर भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनको ठीक होने की जरूरत है। दायरा इख्तियार जो है उसको लामहदूद नहीं होना चाहिए, महदूद होना चाहिए और बेहतरी के लिए इम्कानात रोशन होने चाहिए। बहुत शुक्रिया या फरीद साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देख रहे इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, इस खत्ते की अगर सूरत हाल की बात की जाए, सिक्योरिटी रिस्क की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ हमें मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, एक तरफ हम स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ और बॉर्डर्स की जियो फेंसिंग के हवाले से तगोदो कर रहे हैं। दूसरी तरफ एहतसाब के अमल का भी आगाज़ हो रहा है। तीसरी तरफ हम मुआशी बदहाली से निकलने के लिए तगोदो कर रहे हैं और ख़तरे गुर्बत से ऊपर आने की तगोदो कर रहे हैं। लेकिन इसी ज़मन में हमने अपने हमसाया मुल्क को मुश्किलात से निजात दिलवाने के लिए या बैनुल-अक़वामी सतह पर उसकी हैसियत को बरकरार रखवाने के लिए, उसके तशख़्ख़ुस को आगे बढ़ाने के लिए जो तगोदो की थी, क्या उसके मद्दे मुखालिफ हमको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो हमारी काविशों के नतीजे में हमें मिलना चाहिए थी। तालिबान जब बरसरे इक़्तिदार आए तो बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उनकी जो तगदो है, क्या वो बेहतरी की तरफ गामजन है या पाकिस्तान अभी भी मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होना जा रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पे इस वक्त डिबेट क्या हो रही है तालिबान को लेके, तालिबान के रवाबित को लेके क्या हो रही है, वहां से क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, पाकिस्तान में दरअंदाजी किस तरीके से हो रही है, इसी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तालिबान के अलकायदा से रवाबित के इंकशाफात मंजर आम पे आए हैं और वो जिस तरीके से ताल्लुक स्टैब्लिश हो रहा है, अगर वो हकाइक के ऊपर मबनी है तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी थैंक यू वेरी मच। अफगानिस्तान हमेशा हिस्टोरिकली एक शटर जोन रहा है और इसमें बड़ा पावर प्ले रहा है। अभी अगर पिछले 50 साल में देखें, 2 मेजर इंटरवेंशन हुई, एक रशियन और सोवियत यूनियन की और फिर यूनाइटेड स्टेट्स की और नेटो की। सो एक तो ये फैक्टर है कि सम ऑफ दिस एरिया ड्रॉज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और वॉर, और ये 2000 साल पुरानी हिस्ट्री है। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आए और पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल जो अफगानिस्तान है, जिस आई थिंक आपने बात की कि इसके अंदर पाकिस्तान ने आई थिंक 6 चीज़ों में फैसिलिटेट किया इनको। इट वाज डिप्लोमेटिक, क्योंकि आई डोंट थिंक सो अभी ज़्यादा एम्बेसियाँ हैं जहाँ पे अफगान एम्बेसडर तानियात हैं। इस तरीके से बहुत कम ममालिक हैं गिने चुने जो अफगानिस्तान में अपने सफारत खाने जिन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। किसी मेजर कंट्री ने अब तक रिकगनाइज नहीं किया। इकनॉमिकली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई जब तालिबान आए। वी वांटेड कि जिनके एसेट्स भी डीफ्रीज किए जाएं और इनको लेट्स से मेन स्ट्रीम किया जाए। फिर ह्यूमैनिटेरियन है, अगर आप तादाद देखें इस वक्त 3 मिलियन है अफगान रेफ्यूजीज़ की, हमारे बहन भाई हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 7.5 लाख जो हैं वो शायद इलीगल हैं, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर 50 साल में देखें तो पीक पे ये 50 लाख भी थे। तो इतनी बड़ी तादाद एक और कंट्री में फॉर 50 ईयर्स, इनकी अभी 3rd जनरेशन है। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि पाकिस्तान ने इनको पनाह भी दी। और टेक्निकली पाकिस्तान इज द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ अफगानिस्तान इस वक्त, क्योंकि स्ट्रेटेजिक आपको एक रिलीफ जोन देती है मुसीबत में। सो एक्चुअली ये रिवर्स हो चुका है जो भी कॉन्सेप्ट था। फिर आप आ जाए, इनका अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, जो नो उसमें एक फैसिलिटी है, उसके अंदर पोर्ट्स हैं, इसके अंदर रेलवेज है और ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। एंड देन ऑफ कोर्स सोशल है, जिसमें हमारी एफिलिएशंस हैं अक्रॉस द बॉर्डर, हमारे रिश्तेदारियाँ हैं।
और फिर सेमिनरीज हैं जहाँ से लोग पढ़ के भी गए हैं, फिर एजुकेशन है, इनकी एक जनरेशन यहाँ से पढ़ के अफगानिस्तान में गई है, और शायद क्रिकेट टीम तक हमने तैयार। सो दिस इज़ आई थिंक 6-7 आपके मेजर पॉजिटिव लीवरेजेस पाकिस्तान ने इनके लिए किए। और वहाँ से अभी जो आना शुरू हुआ है, आई थिंक 2 ही लीवर हैं इनके पास, एक है टेररिज्म और दूसरा जो है बेसिकली इट्स नाउ थ्रेटनिंग पाकिस्तान के जी हम किसी और के साथ या आपके हॉस्टल से किसी कंट्री के साथ हम अलायंस कर लेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जिस आपने बताया कि अभी जो डाटा आया ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं। जी 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 वकार साहब, पाकिस्तान ने अपने लोगों से ज़्यादा कुर्बानियाँ इनके लिए दी हैं। पाकिस्तान ने इन लोगों को अपने घरों में बसाया है। पाकिस्तान ने इनकी खातर दहशतगर्दी का सामना किया है। पाकिस्तान ने इनकी खातर भारत जैसे मुल्क जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किए हैं। इनकी आज़ादी में, इनके इक़्तिदार में तालिबान के पाकिस्तान की कुर्बानियाँ उनसे ज़्यादा हैं। और अब उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक वादे पर भी अमल नहीं हो रहा। रोज़ाना हमारे शोहदा, रोज़ाना पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, हमारे जवानों को शहीद करना, तो कब तक पाकिस्तानी कौम इसे बर्दाश्त कर? अब तो कौम बर्दाश्त करने से, बर्दाश्त से भी पीछे आगे निकल गई है। कौम अब इसे बर्दाश्त नहीं करती। जी एग्जैक्टली इसमें आई थिंक अभी जो बड़े भाई छोटे भाई वाली डिबेट है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, और ये हमने काफ़ी कर ली एटलीस्ट फॉर लास्ट 50 ईयर्स। अभी वी शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। एक तो इंटरनल कंट्रोल है जो माफियाज पे भी आई थिंक बात होनी चाहिए कि किस तरीके से, एक तो मैं कहता हूँ कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और एक पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर है, और इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आई थिंक अगर आप सही फिगर्स लें तो इट्स क्लोजर टू $10 billion a ईयर। $5 million रोजाना जा रहे थे अफगानिस्तान। जस्ट इमेजिन द लॉस टू पाकिस्तान इकोनॉमी, और यहाँ पे डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही थी और उधर बैठ के लोग मुंह चढ़ा रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। अभी मैंने एक एनालिसिस किया है कि पिछले 6-7 दिनों में पाकिस्तानी रुपया गया है 15% ऊपर और अफगानी करेंसी गई है 15% नीचे। इस सिंपल मैथमेटिक्स है। खाद है, इसमें ट्रांजिट में ट्रेडर्स हैं, फिर फ्रंटियर लेट्स से बॉर्डर पे जो हमारे डिफेंडर्स हैं, कस्टम्स है, इवन फ्रंटियर कोर में लोग होंगे बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक ये ऐसा तो नहीं है कितने सैकड़ों हज़ारों ट्रक जो है हर साल स्मगलिंग करते हैं। सो देयर इज अ नीड कि इंटरनली आप ठीक करें, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। अभी अगर 7-7.5 लाख अफगानी है यहाँ पे इलीगल, तो दे शुड गो बैक। जो करेंसी भी ठीक है, वहाँ पे हालात भी बेहतर है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है। हाँ, जब वो वहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि अब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन्हें भी वापस जाने की जरूरत है। जी एक स्टेज पे आई थिंक वील हैव टू डू इट। देखें एक स्टेज पे अभी टर्की और सीरिया का देख लें, सीरियंस को आई थिंक 2-3 साल ज़्यादा बर्दाश्त किया है। नाउ देयर टेलिंग जी आहिस्ता आहिस्ता आप जो हालात ठीक हो रहे हैं आप वापस जाना शुरू करें। और कोई भी आई थिंक सेम स्टेट जो है जो रीजनेबली आई थिंक अपने आप को, लेट्स इफ यू आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी फेज, लेकिन सबसे पहले इलीगल को आप करें। अभी आ जाते हैं बेसिकली के जो एविडेंस है, ये जो अभी अलकायदा के लेट्स से इनके लिंक्स पे TTP के और इवन ISKP के, ये कहाँ से आया है? ये 21st सेंचुरी की 3rd डेकेड चल रहा है, और इसमें एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सारे मुल्कों की होगी वहाँ पे, देन इज हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम है। आजकल तो फोन, आपकी पिक्चर, हर चीज़ आ जाती है, कहाँ पे कौन डाइन कर रहा है, कौन इनके साथ बैठ रहा है, किसको कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी हैं, वेस्ट की, रशियंस की है, चाइनीज़ की है, पाकिस्तान की अपना एक लेट्स से इंफॉर्मेशन। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सारा एविडेंस शेयर भी किया गया है, तस्वीरें तक दिखाई गई कि भाई साहब ये देख लें, आप डिनाई करते हैं और आपने कमिट किया था दोहा में। सो आई थिंक देयर लॉट ऑफ प्रेशर। अभी ताशकंद में जो हुई है कॉन्फ्रेंस, इसमें जो अफगानिस्तान के नेबरिंग आई थिंक 7 कंट्रीज, जो ग्रुप ऑफ 7 है, इन लोगों ने आई थिंक बड़ा क्लियरली इनको बता दी, बिकॉज अभी खतरा है चले पाकिस्तान तो ये सारा लेता रहा टेररिज्म। नाउ देयर इज अ चांस कि ये अभी सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान के साथ भी लास्ट मंथ इनकी स्कर्मिश हुई है पानी के ऊपर, और अच्छी खासी आई थिंक बदमजगी हुई। सो इट मीन्स कि नोबडी इज हैप्पी। सो दे हैव टू फिर वुमेन राइट्स का इशू है, औरतों को आपने बंद किया हुआ है, और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट्स वाई तो रिकग्नाइज भी करना चाहती, इनके एसेट फ्रोजन है। सो ऑल टोल्ड आई थिंक स्टिल पाकिस्तान ने हमेशा, जैसा मैंने बताया, बॉर्डर खोले। कोविड में हमने पूरा बॉर्डर खोल दिया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, तो और आपको क्या बेसिकली चाहिए? इकोनॉमी सारी सर्वाइव इस पे करती है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से फूड वगैरह और जो कमोडिटीज़ हैं बंद हो जाए तो वहाँ पे स्टार्वेशन हो सकती है। स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन वीट, शुगर,
इवन सीमेंट के लिए, फिर इसी तरीके से आई थिंक इवन उनके इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसमें काफ़ी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं। बट दे हैव टू रियलाइज जी अभी कॉरिडोर्स की बात हो रही है, दुनिया कनेक्ट हो रही है, साउथ एशिया को कनेक्ट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है रशिया, अजरबैजान, ईरान और देन इंडियन ओशन के थ्रू गुजरते हुए इंडिया को। सी पैक ऑलरेडी तैयार है। इसके बाद आ जाते हैं कि जो अगर लेटरल कनेक्शन होता है और एक अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये तो मुझे बताएं कि क्या अफगान हुकूमत बेबस है अलकायदा के आगे, जो उनसे तल्लुकात खत्म नहीं कर रही हैं अलकायदा के बिल्कुल कंट्रोल में, यहाँ तो क्या बेबस है या फिर पाकिस्तान को दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है? जी मैंने जिस जिक्र किया ये नेगेटिव लीवरेज है ना, दो ही तो मैंने बताया ना, एक टेररिज्म है और एक ये है कि धमकी देना जी कि ठीक है हम किसी और के अलाई बन जाएंगे, ठीक है। सो ये नेगेटिव लीवरेज आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये कि डायरेक्टली, दूसरा ये कि आप आंख बंद कर लें एक साइड से कि ठीक है जी आप जैसे चित्राल में हुआ पूरी मूवमेंट जो डिटेक्ट हो के कम्युनिकेट की कि भाई साहब ये आ रहे हैं 40-50 लोग जो हैं और आप इसको देखें, तो बॉर्डर सिक्योरिटी तो कुछ नहीं किया। वैसे ये क्लेम करते हैं जी हमारा बड़ा रेट ऑफ द स्टेट है, तो वाई नॉट। फिर अगर देखें जो स्पेशली TTP की ओथ ऑफ एलिजियंस है विद देयर लेट्स से जो उनकी रूहानी लीडरशिप है या उनके जो रूहानी हेड है या आप कह लें कि उनके खलीफा हैं, तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से एक पीर होता है अगर वो ऑर्डर कर दे, जरूरत है किसी मुरीद की वो ना करे, तो आई थिंक दैट कैन बी स्टॉप। और उसमें नुकसान इनका ही है, इसमें अफगान लोगों का देखिए कितना नुकसान हो रहा है अभी। अगर इसे ट्रेड इफेक्ट होता है, ट्रांजिट ट्रेड इफेक्ट होता है, इकोनॉमी होती है, तो पहले हालात बुरे हैं। सो देयर बी रैम्पेंट पॉवर्टी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। एंड वी वुड नेवर लाइक, मैंने बताया ना कि 6 जो बड़े लीवरेज हमने इस्तेमाल किए ही नहीं है नेगेटिवली, हमेशा पॉजिटिवली यूज़ किया है। लेकिन आई एम श्योर विद इंटरनेशनल प्रेशर, रीजनल प्रेशर भी जो बन रहा है, और वेस्ट तो ऑलरेडी उनकी बड़ी डिमांड्स हैं कि अगर मेन स्ट्रीमिंग में आना है आपने, सो दे हैव टू। अगर बात की जाए, अगर मजहब की बुनियाद पे बात की जाए तो हम भाईचारे में उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम कतई तौर पे नहीं ये चाहते कि खत्ते के अंदर किसी मुल्क के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात हों कि हम आंख दिखाएं या वो आंख निकालें। लेकिन बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। माजी करीब के अंदर भी हमें यकीन दहानियां करवाई गई, अब भी अमीर मुत्तकी साहब बैठे यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जब बारहा इस्तेमाल होती है तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन होगा क्या? जी इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि जी जैसे अगर 2 भाई हैं मतलब मुस्लिम ब्रदर्स हैं, तो एक भाई जो है दूसरे को जो है वो लेट्स से ईज़ा रसानी करता है, मारता है, उसका घर जाकर डिस्ट्रॉय करता है, उसके बच्चों को मारता है, तो वो बड़ा भाई कहे जी नहीं इस्लामिक, तो ये वन साइडेड नहीं है। आई एम श्योर जो टेररिज्म इस पे जो फतवे आए, इवन इजिप्ट से जो शेख उल अज़हर है उन्होंने फतवा दिया कि जी ये जो आप करते हैं सुसाइड बॉम्बिंग या टेररिज्म है, इट इज़ बेसिकली तो खारजाइट्स है। अगर देखें तो ये तो हशीशीन है, उनसे भी आई थिंक आगे चली गई है बात। और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मतलब खुदा न खास्ता हमको इधर काफर स्टेट है जो बैठी हुई है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक लॉज हैं और हमने दुनिया के साथ चलना भी है और अफगानिस्तान का सर्वाइवल भी इसी में है। तो आई थिंक ये इस्लाम वाला जो आई वुड से कार्ड है ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वी आर वेरी वेरी क्लियर। और इसमें अगर हमने लेट से पनाह दी है तो आई थिंक जो मवाखात का इस्लाम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था जब हिजरत हुई, तो आई थिंक मवाखात को फॉलो किया गया कि हिजरत करके हमारे भाई आए हैं तो आपने उनको पनाह दी। आई थिंक इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। इसी तरीके से बाकी आखिरी सवाल है मेरा, हमने चंद दिन ट्रेड बंद की है इनके साथ, तो वहाँ से चीखें भी निकली हैं और उन लोगों ने कहा है कि जनाब हम बिल्कुल अब ये नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान को धमकी दे के हम किसी और से अपना तल्लुकात कायम रख लेंगे, तो क्या ये सरवाइव कर सकते हैं? आई थिंक जो 6 लीवरेज मैंने बताया ना अभी, तो एक आपने और वो भी कोई इस तरह कोर्स नहीं किया। हमने कहा जी हम अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या कुछ जा रहा है यहाँ से और स्मगल होकर क्यों आ रहा है। सो इमेजिन कि अगर ये 6 लीवर थोड़े से आप खींचते हैं तो मतलब आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी टफ फॉर दी अफगान पीपल। और शायद पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, लेकिन मे बी इट्स अगर आप टेररिज्म को एज अ लीवरेज यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बाकी लीवरेज यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ एक अपना हाउस इन ऑर्डर करें, बॉर्डर कंट्रोल करें और अब बिल्कुल लीगल ट्रेड करें, जो तरीका है जिस तरीके से बाकी स्टेट्स करती हैं। आई थिंक नो कंट्री वुड अलाउ। और पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, डेमोग्राफिकली 25 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, $1.5 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर पैरिटी से आप गूगल कर लें। सिर्फ ये है कि हम मैनेज नहीं कर रहे, ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अभी माफियात पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, तो आई एम श्योर ये जो पाक अफगान माफिया कॉरिडोर है ये शट हो जाएगा।
ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हमें चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, तभी बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और ये जो दरअंदाजी हो रही है या स्मगलिंग हो रही है या जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ जा रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसी के ऊपर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुली तौर पे एक जो क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी है, वो क्रैकडाउन जो है वो तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ है। बैरून ममालिक जो चीज़ें स्मगल हो रही हैं, हमारी खाद स्मगल हो रही है, हमारी गंदम स्मगल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से डॉलर ज़ख़ीरा किया जा रहा है, पाकिस्तान से जो सोना स्मगल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बिलियन डॉलर्स का जो कारोबार है सिर्फ स्मगलिंग के ज़रिए होता है, उसके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन कामयाब रहता है, पहली तो बात ये कि इस ऑपरेशन का दायरा कार किस हद तक बढ़ाया जाता है, कितना अरसा इस ऑपरेशन को जारी रखना पड़ेगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और इसमें इस्तेहकाम लाने के लिए कि ये वक्ती तौर पे ऑपरेशन ना हो, उसके लिए क्या क्या तजावीज़ हो सकती हैं, इसी बारे में बात करते हैं। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मोहम्मद अली साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम के ऊपर जिस तरीके से कारोबार हो रहा है, पाकिस्तान से अशिया जाती हैं और अगर मैं मुगालते से काम नहीं ले रहा तो 30% वही अशिया वापस स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर आती हैं। ये जो इकॉनमी को इतना बड़ा धचका लग रहा है, इस धचके को रोकने के लिए जो इकदामात आप इस वक्त देख रहे हैं, किस हद तक नागुज़ीर हैं और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत शुक्रिया जी, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया। देखिए, पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ये जो पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखें, जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को कौमी सलामती के हवाले से, जिसमें ये ब्लैक इकॉनमी है, स्मगलिंग है, टेररिज्म है, ड्रग्स हैं। बुनियादी तौर पे देखिए, हमारा जो मगरबी हमसाया है अफगानिस्तान, उसके साथ जो ट्रांजिट ट्रेड का रूट है, बदकिस्मती से ये तीनों इन चैलेंजेस के हवाले से इस्तेमाल होता रहा है बहुत तवील अरसे से। और ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि इस बॉर्डर को हम मतलब एडिक्वेटली सिक्योर करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन ये देर आयद दुरुस्त आयद और खुशाइंद बात है कि जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है और फ़ौज की क़यादत ने मिल के ये फैसला किया है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी या रिवाइवल के लिए ये एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि देखिए, बाहर से रिलीफ आता है या नहीं आता, IMF आपको कितनी मराद देता है या बाहर से कितनी हमारे दोस्त ममालिक कितनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन पहले हम अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें। तो उसके लिए आप देखिए, हमारी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है ना, इसको सिर्फ बायलैटरली नहीं देखना चाहिए। जो ट्रांजिट ट्रेड है, उसके ज़रिए से तकरीबन 70% से ज़्यादा अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स गुजरती हैं। लेकिन बदकिस्मती से इससे 2-3 जो मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा होते हैं, बड़े अहम हैं। पहले तो ये कि इसमें से बेशतर अशिया जो है, आप देखें, अफगानिस्तान की तकरीबन 38 मिलियन आबादी है, यानी कि सूबे सिंध के बराबर आप समझ लें। लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है। तो ये जो ट्रांजिट ट्रेड में से चीज़ें गुजरनी चाहिए, उसमें से 70% से ज़्यादा चीज़ें स्मगल होके पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट्स में आ जाती हैं। अच्छा, इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि ये स्मगलिंग का बायस बनती हैं, दूसरा ये होर्डिंग का बायस बनती हैं, तीसरा जो हमारा छोटा प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, कारोबारी है, छोटी सनतें हैं, वो जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर होती हैं। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में सनत लगाते हैं, लॉ अबाइडिंग हैं, टैक्स देते हैं और तमाम कस्टम ड्यूटीज़ और दूसरे चैलेंजेस और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, उनके मुकाबले में जो ट्रांजिट ट्रेड के नतीजे में जो स्मगलिंग का माल पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाज़ारों में आता है, उनको एक एडवांटेज हासिल होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस का। तो ये बहुत अनफेयर मार्केट की। मोहम्मद अली साहब, ये तो हो गया, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1 से सवा माह तक हुआ है अभी, और पाकिस्तान के सिपह सालार ने अपनी बेहतरीन तरीके से काम शुरू किया और पाकिस्तान में डॉलर भी नीचे आ गया।
पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें नीचे आ गई, बहुत से ज़हीरा अंदोज़ पकड़े गए, बहुत से स्मगलर जो डॉलर स्मगलिंग करने वाले थे वो पकड़े गए। तो जमहूरी हुकूमतें जो थी वो ऐसे काम क्यों नहीं करती? ये काम तो उनके थे ना, ये तो उनको करना चाहिए था। क्या वो पाकिस्तान को सिर्फ खाने के लिए थी? बड़ा अहम सवाल किया आपने। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शाम में, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी, जिसमें वज़ीर तवानाई ने बड़े अहम कुछ आदाद शुमार बताए थे। उसका डायरेक्टली ताल्लुक स्मगलिंग से नहीं है, लेकिन एक सिर्फ आपके सवाल से रिलेटेड ये बात है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2500 अरब का कर्जा जो है वो हमारे तवानाई के शोबे पे है, और 2900 अरब का जो कर्जा है वो बुनियादी तौर पे गैस के शोबे भी है, और 5400 अरब का जो कर्जा है वो मुसलसल 12-13 साल में पिछले कई हुकूमतों के दौरान लिया गया है, और जिसका सिर्फ सूद हर साल तकरीबन 1000 अरब के करीब बन जाता है। ये सिर्फ एक पहलू है। तो बुनियादी जो मसला है वो ऑब्वियसली मैं कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा, लेकिन ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि बैड गवर्नेंस जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिसमें हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, मजीद कर्जे लेके टाइम बाय करते रहते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि अगली हुकूमत इनसे निपटेगी, और लेकिन उन कर्जों का बोझ जो है वो महंगाई की सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सूरत में आम आदमी तक पहुंचता रहा है। तो ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन इस बुरी हुकूमत ने इसका इदराक किया है, और किसी हद तक ये हकीकत भी अवाम के सामने आई है। लेकिन जहाँ तक जमहूरी हुकूमतों का ताल्लुक है जो कि इलेक्ट होके आती हैं, उम्मीद तो उनसे ये की जाती है कि वो अवाम की नुमाइंदे भी होंगी और उनसे मुखलिस भी होंगी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे यूँ लगता है कि उनके जो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं डिफरेंट लॉबीज से, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे किसी और IPPs की हो, उसमें जो उनकी कंप्लेसेंसी होती है या जो उनकी कॉम्प्रोमाइज की और शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, वो मुल्क के मुश्किल फैसले जो कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, मुझे लगता है कि बदकिस्मती से तमाम पार्टीज उससे पहलू तही करती रही हैं। अलबत्ता इसमें अच्छा, आप इस सैयद मोहम्मद अली साहब इसमें क्या समझते हैं? अब हम ये बात तो बतौर पाकिस्तानी तो कह सकते हैं कि ये जो इस वक्त क्रैकडाउन जारी है तो इस पर हम वाह भी कर सकते हैं, जय जयकार भी कर सकते हैं, सलाम अकीदत भी पेश कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फखरिया तौर पे तब कहते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे बताते हैं कि जब हमारी मुंतखब हुकूमतें ये कर रही होती। अब अगर मुंतखब हुकूमतें ये नहीं करती और इससे सरफे नजर करती हैं तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस हद तक तब्दील होने की जरूरत है और उसे तब्दील किस पैराए में किया जा सकता है? बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, उनसे उम्मीद और तवक्को तो ये होती है कि वो सिर्फ अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगी बल्कि उनकी भलाई के लिए भी मुश्किल इक़दाम उठाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जिन हक़ाइक़ का आपने भी हवाला दिया और मैंने भी तज़किरा किया, यूं नज़र नहीं आता, और उन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ और शॉर्ट टर्म की अप्रोच अपनाई है। तो इस वक्त जो अबूरी हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि दो मामलात में मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पहली बात तो ये है कि चूंकि इनका पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है और पॉलिटिकल बैगेज भी नहीं है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि ये टेक्नोक्रेट्स जो अपने मुख्तलिफ शोबों में माहिर हैं वो मुश्किल फैसले करेंगे, जिसकी वजह से अवाम की आंखें भी खुलेंगी और उनकी आदतें और तवक्कुआत भी ज़्यादा हकीकत पसंदाना होंगी। और ये कई सियासतदान जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड खाली इस मामले में नहीं होनी चाहिए कि तमाम पार्टीज की बराबर उनको पॉलिटिक्स करने की इजाजत होनी चाहिए, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड हकीकत में तो उस वक्त होगी जब अवाम को वो हकायक पता चलेंगे कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा है और हकीकत में कौन सी पार्टी उनसे मुखलिस है और किसका एजेंडा और मैनिफेस्टो क्या है, किसका रोड मैप इकोनॉमिक रिवाइवल और रिकवरी का क्या है, किसके पास एक हकीकत पसंदाना यानी कि प्लान है जो कि तमाम मसाइल IMF की रिस्ट्रिक्शंस और दाखिली मामलात के बावजूद पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ताकि वो एक बेहतर फैसला कर सकें अपने वोट के नतीजे में, बजाय कि वो खाली एक शख्सी
यानी कि फॉलोइंग या पर्सनालिटी वर्शिप की बेसिस पे और नारों की बेसिस पे अपनी उस अहम जिम्मेदारी को पूरा करें जिसकी बेसिस पे हमने अपने फ्यूचर और अपने किस्मत का तयन करना है। तो आप क्या समझते हैं कि निगरान सेटअप तो ये करेगा, ये कितनी देर तक ये सिलसिला चलता रहना चाहिए? क्या इसके लिए कोई एक फोर्स बना देनी चाहिए, इसके लिए कोई टीम बना देनी चाहिए जो कंटिन्यू इन मामलात को देखती रहे, चाहे जमहूरी दौर हो या ना हो? देखिए, चंद मामलात में तो टीम ऑलरेडी मौजूद है। टीम की से आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो तो नंबर 1 ये है कि देखिए, टीम जो है वो सिर्फ पॉपुलर ना हो बल्कि कॉम्पिटेंट भी हो। अनफॉर्चुनेटली जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उसमें आपके पास कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली। तो आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और शोबों को इस वक्त चला रहे हैं। तो ये तो पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो, तमाम मामलात आवाम के सामने रखे जाएं ताकि कोई अंडरहैंड डीलिंग ना हो, कोई ऐसी कमिटमेंट्स ना हो जिसका बोझ आवाम पे पड़े। और तीसरी बात यह है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो, होल ऑफ नेशन अप्रोच हो, सिविल, मिलिट्री और तमाम इदारे मिल के इन मामलात से डील करें, जो कि हमें इस वक्त नजर आ रहा है जो कि अप्रोच में। और मैं तवक्को करता हूं कि जो स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के हवाले से जो अहम इक़दामात उठाए गए हैं ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएंगे, सस्टेनेबल होंगे और इससे अवाम की आंखें भी खुलेंगी, उनकी भलाई भी होगी और उनकी तवक्कुआत आगे जो आने वाली लीडरशिप है इलेक्टेड उससे भी ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में वाबस्ता, ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में वाबस्ता हो जाएंगी और अवाम जो है वो उस आंख से देखेंगे जिस आंख से हकायक पनप रहे होंगे और जिस अंदाज से पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।